तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रखती होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको एक पोस्टर दिखाना चाहता हूँ। ये पोस्टर देखकर मैं खुद हैरान रह गया। कुछ देर पहले ये पोस्टर आया इंदौर से। महीने भर तक सोनम और राजा रघुवंशी की जो कहानी आप लोग लगातार सुनते रहे, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल पर चलता रहा, अब उसी सोनम और राजा की कहानी फिल्म की शक्ल में जल्द ही आपको बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। हनीमून इन शिलोंग, ब्रैकेट में लिखा हुआ है राजा रघुवंशी, ऊपर वर्षा टीवी एंड फिल्म प्रोडक्शन जो भी नाम है, और फिर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है। और इस फिल्म के लॉन्चिंग के मौके पर की ये तस्वीर है। इसमें तमाम लोग बैठे हैं और इसमें एक शख्स खास है, और ये राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी, राजा के बड़े भाई हैं। तो हनीमून इन शिलोंग ये फिल्म बन रही। ऐसी क्राइम थ्रिलर पर या ऐसी चीज़ों पर अक्सर फिल्म बनती है, नॉवेल भी लिखे जाते हैं। थोड़ी सी बस हैरानी मुझे ये हुई कि अभी 2 महीने पूरे नहीं हुए। 2 जून को ही राजा रघुवंशी की लाश मिली थी शिलोंग में, और अभी जुलाई का महीना ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन खुद इस परिवार की रजामंदी से राजा के ऊपर यह फिल्म बन रही है, और सोनम के ऊपर। जाहिर सी बात है, कहानी सोनम की भी होगी, मेन लीड तो वही है, और परिवार की रजामंदी भी है। तो मैं ये कुछ कमेंट्स करने या किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, बस मैं खुद पर्सनल अपनी राय, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ बहुत ईमानदारी से, कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी सिर्फ 2 ही महीने तो हुए। एक जवान लड़का जिसकी मौत हुई, हनीमून पर गया था, ठीक ठाक मर्डर हो गया, और 2 महीने के अंदर अंदर वो पूरा परिवार इस फिल्म के बनाने के पीछे। मुझे नहीं मालूम वजह क्या हो सकती है, लेकिन ये तस्वीरें हैं, ये इस फिल्म का पोस्टर है जो आएगा, और ये उस जगह पर बैठे हुए राजा रघुवंशी के भाई हैं। आगे मैं आप कुछ कहूँगा नहीं। अब आता हूँ आज की कहानी के ऊपर। आखिरकार वो पल आ गया, वो घड़ी आ गई जिसका इंतज़ार था, और वो ये कि वक्त बीतता जा रहा है। पता नहीं कर्नाटक सरकार की मंजूरी के बावजूद जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी, धर्म स्थला के आसपास उन रहस्यमयी सैकड़ों लाशों का सच जानने के लिए, वो वहाँ कब पहुँचेगी। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को डर था कि अगर देरी हुई तो सबूत मिटाए जा सकते हैं, दफन लाशों को निकाल कर ठिकाने लगाया जा सकता फिर से। लेकिन काम शुरू हो गया। ये जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी धर्मस्थला में एक गेस्ट हाउस की है, और यही है एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम का इस वक्त हेडक्वार्टर। और यहाँ इस वक्त इस एसआईटी के जो चीफ, जो डीजीपी हैं, जिनकी निगरानी में टीम बनाई गई है, प्रणब मोहंती, उनका ये काफिला है जो इस गेस्ट हाउस में आ रहा है। यही मीटिंग हुई, और इसी जगह 2 दिन, सैटरडे और संडे को, उस गवाह से लंबी पूछताछ हुई, जिस गवाह की गवाही और उसके सामने आने के बाद ये भूचाल आया कि धर्म स्थला के आसपास की सच्चाई क्या है। ये वही गवाह था जिसकी कहानी आपको सुनाई, जिसने एसपी को लेटर लिखा, फिर मजिस्ट्रेट के सामने 164 के तहत बयान दर्ज किया, और उसने दावा किया कि 1995 से लेकर 2014 तक वो नेत्रावती नदी के किनारे एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था, और इस दौरान उसने अजीब अजीब चीज़ें देखी। शुरू में समझ भी नहीं आया, बाद में उसे कहानी समझ में आई। उसने लाशें देखी जिन्हें ठिकाने लगाया जा रहा था। उन लाशों में महिलाओं और लड़कियों की लाशें ज़्यादा थीं। कहीं के प्राइवेट पार्ट्स पर उसने चोट देखे, बिना कपड़ों की लाशें देखी, और अब 19 साल बाद उसने सच्चाई बयान की। तो 2 दिनों तक एसआईटी के गठन के बाद 20 लोगों की टीम को मिलाकर ये एसआईटी बनाया गया है, डीजीपी प्रणब मोहंती की अगुवाई में। इसी गेस्ट हाउस में उससे पूछताछ हुई, और बाकायदा ये पूछताछ वीडियोग्राफ थी, यानी कि कैमरे पर रिकॉर्ड किया गया। और इस पूछताछ के बाद फिर मंडे को एसआईटी की टीम पहली बार उन जगहों के लिए निकलती है जहां पर इस गवाह के हिसाब से उसने 19 सालों में सैकड़ों लाशें दफनाई थी। पूरे लाओ लश्कर के साथ, पूरी फोर्स के साथ, कई गाड़ियों का काफिला, और ये लोग पहुंचते हैं धर्मस्थला में। नेत्रावती नदी और उसके आसपास रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है। वहाँ पर बारिश भी हो रही थी, और इस दौरान में साथ में वो गवाह भी था।
इन पुलिस वालों के बीच में आप उस गवाह को भी देखेंगे, यहाँ भी उसका चेहरा पूरी तरह से नकाब से ढका हुआ है, जैसे कभी कोर्ट में पेशी के दौरान था। इसकी जान को खतरा है, इसलिए एसआईटी की जिम्मेदारी ये भी है कि उसे सुरक्षित रखा जाए, उस पर किसी तरह का हमला ना हो, उसे मारने की कोशिश ना हो। यह अब एसआईटी की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो एसआईटी की निगरानी में है। तो भारी सुरक्षा तामझाम के बीच इस गवाह को लेकर एसआईटी की टीम मंडे यानी कल एक दिन पहले 28 जुलाई को धर्मस्थला के आसपास पहुंची। अब वो ले गया एक एक कर अलग अलग जगहों पर, कुल 15 जगहों पर ये गवाह एसआईटी की टीम को अपने साथ लेकर जाता है। इन 15 जगहों में नेत्रावती नदी का किनारा, वहाँ के हाईवे और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, इन सभी जगहों पर। अब यहाँ दिक्कत एक ये थी कि जब इसे ले जाया जा रहा था तो एक और बात आई, ये जो नेत्रावती नदी है इसकी बड़ी अहमियत है, एक पूजनीय स्थल है ये। जैसे लोग काशी जाते हैं तो उसी तरीके से जो धर्म स्थल आते हैं वो इस नेत्रावती नदी में भी स्नान करते हैं, और उनका मानना है कि यहाँ स्नान करने से पुण्य मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये मानते हैं कि अगर इस नेत्रावती नदी में आदमी मर जाए तो सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोगों ने नेत्रावती नदी में आकर छलांग भी लगाई है, जिससे उनकी जान गई है, और ऐसी बहुत सारी लाशें भी मिली हैं। लेकिन धर्मस्थला के जो ग्राम पंचायत है उनका कहना है कि ऐसी लाशों की उनके पास गिनती है और उनका अंतिम संस्कार उसी हिसाब से किया गया। कोई भी ऐसा इसमें ऐसी लाशें नहीं थी जिसको लेकर कोई डाउट हो। तो ये भी था कि क्या इस गवाह ने जो नेत्रावती नदी से लाशें निकली, जो हो सकता है कुछ लोगों ने जान दे दी है ऐसी, क्या उनको भी गिनती में शामिल किया है? ये पूछताछ का हिस्सा था। सैटरडे संडे को जब एसआईटी ने पूछताछ किया तब ये सवाल भी सामने था, लेकिन उसने चैलेंज किया, उसने दावा किया कि वो जिन लाशों को के बारे में बता रहा है ये वो लाशें नहीं थी जिनकी मौत डूबने से हुई, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लाशों को देखकर ही समझ में आ गया था कि डूबने से हुई मौत नहीं है, क्योंकि उन लाशों पर चोट के निशान थे। और नदी में डूबने से पत्थर से सर या कई जगह पर होता है, लेकिन उसने देखा कि ज़्यादातर लाशों पर एक ही तरह के निशान थे और प्राइवेट पार्ट्स पे भी निशान थे चोट के। तो इसलिए उसका दावा है कि ये सारे रेप विक्टिम थे। तो खैर अब वो लेकर गया पूरी अलग अलग जगहों पर, उसने एक एक कर अलग अलग जगहों की निशानदेही की। कुल 15 जगह उसने एसआईटी को बताया कि यहाँ पर मैंने लाशें दफनाई हैं इन 19 सालों में। ये जो 15 जगह उसने बताई, इनमें से पहली 8 लोकेशन जो थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 अलग अलग जगहों पर, ये सारी नेत्रावती नदी के किनारे की थी। उसने कहा कि ये वो 8 जगह है जहाँ पर बहुत सारी लाशें दफन हैं, और ये आज से नहीं, बहुत पुरानी लाशें हैं, क्योंकि मैंने दफनाई है इसलिए मुझे पता है। तो जिन जिन जगहों पर खड़ा होकर उसने इशारा किया ये वो जगह है, ये वो जगह है, ये वो जगह है, वहाँ पर एसआईटी की टीम ने मार्किंग की है बाकायदा, वो नंबर प्लेट के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे। तो फर्स्ट 8 जो लोकेशन है वो बिल्कुल नेत्रावती नदी के किनारे है, और इन 8 जगहों पर उसने कहा कि इसी में ज़मीन के नीचे दफन है लाशें बहुत सारी। एसआईटी ने उन 8 की 8 जगहों की निशानदेही कर ली, वहाँ मार्किंग कर दी। और अब ये है कि मार्किंग तो कर दी, लेकिन अगर सच में ये गवाह सही कह रहा है और यहाँ पे लाशें दफन हैं, हालांकि इससे पहले भी पता नहीं, क्योंकि बहुत लेट हो गया, 11 जुलाई को उसने कोर्ट में बयान दिया था, उससे पहले उसने एसपी को कंप्लेंट दी थी, अब तो 28 जुलाई को पहुँची एसआईटी। तो इन 20 दिनों में अगर सच में उसकी बातें सच हैं तो जो कल्प्रिट हैं उन्हें भी पता होगा लाशें कहाँ दफन है, हो सकता है वो निकाल लें। लेकिन शुरुआत में जब ये पहुँचे तो वहाँ पर उस खुदाई के कोई निशान नहीं मिले, क्योंकि खुदाई के बाद इतनी जल्दी घास और बाकी चीज़ें उगती नहीं हैं। तो जो बाकी जगहों पर वहाँ पे ग्राउंड में दिखा आसपास, लगभग वही हाइट लंबाई घास और जंगल की थी। तो इससे कम से कम ये है कि शायद अभी तक खुदाई नहीं हुई। तो अब इन जगहों की मार्किंग के बाद एसआईटी ने वहाँ पर फोर्स तैनात कर दिया। चूँकि ये इलाका बिल्कुल रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से लगा हुआ है, जंगल बहुत घना, और उधर नक्सलियों का भी खतरा है, तो एसआईटी की टीम की मदद के लिए एंटी नक्सल फोर्स भी वहाँ गई थी।
जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें एंटी नक्सल फोर्स भी है। तो अब इन जगहों की जहां मार्किंग की गई पहले से लेकर 8 नंबर तक, वहां पर एंटी नक्सल फोर्स को अभी जिम्मेदारी दी गई है और कुछ लोकल पुलिस को कि अब आप इसकी निगरानी करेंगे, इसके आसपास कोई ना आए जब तक कि यहाँ खुदाई नहीं हो जाती। पहली 8 लोकेशन उसने बताई, उसकी मार्किंग हो गई। इसके बाद अब 9 to 12, 9, 10 से 11, 12 उसने 4 और लोकेशन बताई 8 के बाद। ये जो 4 उसने लोकेशन बताई, ये नेत्रावती नदी से थोड़ी दूरी पर एक हाईवे है और ये इलाका बड़ा सुनसान है क्योंकि जंगल है और बहुत कम ट्रैफिक होता है। तो उस हाईवे के करीब भी जंगल का इलाका शुरू हो जाता है। तो नेत्रावती नदी के किनारे हाईवे पर 4 उसने लोकेशन बताई है। पहली 8 उसने नेत्रावती नदी के किनारे किनारे बताई। बाकी के 9, 10, 11, 12 4 लोकेशन जो उसने बताई है वो हाईवे के किनारे बताई है कि ये हाईवे और इस हाईवे के किनारे की जो खाली जगह है जहाँ से जंगलात शुरू होते हैं वहाँ मैंने लाशें दफनाई थी। तो उन 4 जगहों की भी मार्किंग की गई। तो ये नेत्रावती नदी के किनारे हाईवे के, तो ये हो गए 8 और 4, 12। 13वीं लोकेशन जो उसने बताई वो था एक नेत्रावती और अजूपुरी एक इलाका है, इन दोनों को एक जोड़ने वाली सड़क है और उस सड़क के करीब ये 13वीं जगह थी जहां उसने कहा कि उसने लाश दफनाई थी, एक नहीं कई। तो जो अलग अलग मार्किंग की गई यहां से आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि इस 13वीं जगह पर ये थोड़ा सा सड़क के किनारे, तो आप इसको छुपा भी नहीं सकते, वहाँ से आम लोग भी गुजर सकते हैं। तो हमारी टीम भी थी वहाँ पे, सगे राज और हमारे कैमरामैन जो वहाँ पर दोनों शिवमूर्ति, तो शिवमूर्ति और सगे राज ने भी वहाँ पर देखा। और उसके बाद ये जो 13 नंबर का प्लेट देख रहे हैं ना, यही मार्किंग है। जहाँ जहाँ इस गवाह ने बताया कि उसने इन जगहों पर लाशों को दफनाया है, उन जगहों पर पहचान के लिए नंबर प्लेट ज़मीन पर गाड़ दिए गए। तो ये 13 नंबर का जो आप बोर्ड देख रहे हैं यही मार्किंग है और इसी जगह पे अब खुदाई और इसके आसपास शुरू होगी। हो सकता है कल से शुरू हो जाए, यह अब SIT के ऊपर है। तो पहली 8 मार्किंग नेत्रावती नदी के किनारे, दूसरी 4 नेत्रावती नदी के करीब हाईवे के किनारे और 13वीं यानी तीसरी जो थी वो नेत्रावती और अजूपुरी सड़क को जोड़ने वाला जो एक इन दोनों को जोड़ने वाली सड़क है वहाँ पर। तो ये हो गए 13 ऐसी जगह थी जहाँ पर इस गवाह ने बताया कि यहाँ पे बहुत सारी लाशें दफन हैं। 14वीं और 15वीं उसने और लोकेशन बताई, 14th and 15th। और ये जो थी ये हाईवे के करीब एक कन्याडी जगह है वहाँ पर है, वहाँ से थोड़ी दूरी पर। तो हाईवे के करीब कन्याडी जगह पर उसने 14th and 15th लोकेशन के बारे में बताया। इस जगह से इस गवाह ने इस धर्मस्थला के आसपास अभी तक पहली बार में मंडे को जब SIT टीम इसको लेकर गई तो उसने 15 लोकेशन बताए हैं कि इन 15 जगहों पर अगर आप खुदाई करेंगे तो यहाँ से लाशें बाहर निकलेंगी। अब इन 15 जगहों को ये दीपक ने मैप के ज़रिए भी निकाला। तो आप देखें तो ये मैप किस तरीके से बनता है, क्योंकि सारा नेत्रावती नदी है और फॉरेस्ट रिजर्व जो फॉरेस्ट है वो एरिया और हाईवे ये सब सन्नाटे वाली जगह है और यहाँ कोई बस्ती नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे कोई कब्रिस्तान नहीं है। तीसरी बात, यहाँ पे कोई सिमेट्री नहीं है जहाँ ईसाइयों को दफनाया जाता है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि रिजर्व फॉरेस्ट है, यहाँ ये जंगल जो है ये पूरा रिजर्व है, आप यहाँ पर किसी लाश को दफना ही नहीं सकते, परमिशन ही नहीं है। तो अगर इस गवाह के हिसाब से इन जगहों से लाशें निकलती हैं तो ये धर्मस्थला उसके ग्राम पंचायत के भी अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो फिर यहाँ लाशें दफनाने का क्या मतलब। और इन्हीं जगहों से उसने बताया कि एक जो 15 लोकेशन, उनमें से एक लोकेशन से उसने बताया कि उसने छुप कर जाके वहाँ खुदाई की थी और एक कंकाल निकाला था। और जो उसने जाकर पुलिस स्टेशन में जब अपनी कंप्लेंट दी थी तब SP के सामने बोरी में रखकर वो कंकाल भी रख दिया था। अब 15 जगह की ये हो चुकी है, शायद अभी कुछ और लोकेशन बाकी है, लेकिन उसकी बातों में कितना दम है, कितना सच है। अगर इन 15 लोकेशन की खुदाई एक बार शुरू हो गई और वहाँ से कंकाल निकल आया तो फिर तो कोहराम मच जाएगा। अब यहाँ ये भी है कि कंप्लेनेंट बहुत सारे लोग नहीं हैं, तो पुलिस की दिक्कत ये है कि SIT की
कि अगर मान लीजिए इस गवाह के हिसाब से लाशें निकल आई, तो फिर ये लाशें किसकी है, इसकी शिनाख्त कैसे होगी? क्योंकि बहुत सारे लोग फिर डिफेंस में आएंगे और कहेंगे कि ये तो नेत्रावती नदी में बहुत सारे लोगों ने जान दी, उनकी भी हो सकती है। तो अब ये भी है कि एसआईटी ने ये कहा है कि जिन जिन लोगों का कोई मिसिंग है और जिनकी शिकायत है कि पिछले 20-25 सालों में पुलिस ने कभी उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की, वो लोग एक एक कर सामने आए, और लोग सामने आने शुरू हो गए। तो जब सामने आएंगे, कुछ तो हैं जिनके रिकॉर्ड अभी भी हैं मिसिंग के, तो एसआईटी का ये है कि अगर इन जगहों से लाशें निकलती हैं तो फिर उनका डीएनए होगा, और जो जो लोग क्लेम करेंगे, दावा करेंगे कि उनका अपना कोई मिसिंग है, उनका सैंपल लिया जाएगा, और फिर उस सैंपल के ज़रिए अगर मिलान हो गया, मैच कर गया, तो समझ लीजिए गवाह 100% सच बोल रहा है। अब खुदाई में चूंकि अभी तो सिर्फ मार्किंग हुई है, अब खुदाई क्यों नहीं, ये सवाल है। तो एसआईटी टीम का कहना है कि जो पूरा जगह है उसमें से ज़्यादातर जगहों पर जो मार्किंग हुई है वो रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है, आरक्षित जंगल है वो, और जंगल के अपने कायदे कानून हैं। तो पहले वहाँ उसमें जाकर खुदाई के लिए परमिशन लेने की ज़रूरत है। तो जो वन विभाग है और जो वन मंत्रालय है, हालांकि सब कुछ कर्नाटक सरकार के अंडर में, चीफ मिनिस्टर ने खुद एसआईटी बनाने का ऐलान किया है, तो फिर ये सारी चीज़ें छोटी मोटी हैं, लाल फीताशाही जिसे हम कहते हैं, कागजी कार्रवाई, तो इजाज़त मिल जाएगी। तो जैसी इजाज़त मिलेगी तो उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द यहाँ खुदाई शुरू हो जाएगी। और इस खुदाई के लिए आपको ये भी बता दूं कि कर्नाटक ही नहीं है, आसपास के जितने भी नेबरिंग स्टेट हैं वहाँ से, बल्कि तमाम मीडिया वाले, जो लोकल न्यूज़ चैनल हैं, लोकल न्यूज़पेपर हैं, वेबसाइट है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इनका जमावड़ा है इस वक्त धर्मस्थला में, और वो सारे लोग बस इस खुदाई का इंतज़ार कर रहे हैं। तो पहला फेज़ कंप्लीट हो गया, मार्किंग हो गई है 15 जगहों की शुरुआत में। अब इन 15 जगहों पर खुदाई होनी है, जिसका हर एक को इंतज़ार है, और इस खुदाई के बाद ही ये कहानी आगे कितना जाएगी तब पता चलेगा। फिलहाल इस गवाह को बेहद कड़ी सुरक्षा में एसआईटी ने अपनी निगरानी में रखा हुआ है, क्योंकि इसकी जान को खतरा भी है। उधर धर्मस्थला के जो एडमिनिस्ट्रेशन या उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हो चुका है कि हमें इस एसआईटी से कोई गुरेज नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम भी चाहते हैं सच सामने आए। तो हर एक कोई चाहता सच सामने आए, और अब इस सच के सामने आने में शायद कुछ वक्त रह गया। एक बार खुदाई शुरू, और अगर डीएनए सैंपल मैच एक एक कर, तो फिर यह हाल के वक्त का कर्नाटक क्या, मुझे लगता है देश का सबसे बड़ी क्राइम की स्टोरी हो जाएगी। लेकिन क्या होगा, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार, एक बार खुदाई शुरू हो जाए, जो भी अपडेट होगी आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तो फिलहाल कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।